आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी की कि नो मैटर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल किसका चलता है, टाटा का या मारुति का, लेकिन इनकी कंपनी जरूर चलने वाली है। क्यों? क्योंकि चाहे टाटा की गाड़ी चले या मारुति की गाड़ी चले, जो पार्ट्स उन गाड़ी में लगने वाले हैं वो इनके यहाँ से आते हैं। अब कोई भी गाड़ी जब बनती है तो वो सारे के सारे पार्ट खुद से नहीं बनाते, कुछ आउटसोर्स भी करते हैं, और जो आउटसोर्स करके देते हैं वो इनकी कंपनी देती है। तो आज हम बात करेंगे टाल ब्रोस ऑटोमोटिव लिमिटेड का। ये कंपनी 1956 में तलवार फैमिली ने स्टार्ट करी थी, तभी इनका नाम आता है टाल ब्रोस ऑटोमोटिव लिमिटेड। और ये कंपनी 1956 से अभी तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सर्व कर रही हो। 1956 से अभी तक सर्वाइव करना आसान नहीं है, तो इसी से हमें इस कंपनी की जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है वो पता चलती है। और ये कंपनी जब से लेकर अभी तक इंडस्ट्री में, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जो प्रोडक्ट है कितने हिट है और कितना अच्छा कर रहे हैं। ये इन्होंने गैस्केट से स्टार्ट करी थी, जो कि आगे चल के इन्होंने बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट पे चले गए। अभी बिजनेस नरेश तलवार और उमेश तलवार दोनों भाई अपने बच्चों के साथ मिलकर चलाते हैं। इससे हमें जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है वो आगे फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हमें पता ही है इनका फैमिली बिजनेस है और इनके खुद के स्टेक्स हैं, तो ये इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो मैं ये शेयर कर लेता हूँ कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट क्या होता है। आई नो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो भी गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जब गाड़ी बनती है उसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ऐसे, उसी को ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब ये मेनली 5 बिजनेस में, 2 अपने मेन इनके खुद के बिजनेस है, गैस्केट एंड फॉर्जिंग के, 3 अलग इनकी जॉइंट वेंचर्स है। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले गैस्केट बिजनेस के बारे में बात करते हैं। गैस्केट बिजनेस में इनका पहला बिजनेस आता है TACL स्टैंड अलोन, जो ये खुद से चलाते हैं, इसलिए हम इसे स्टैंड अलोन कहेंगे। तो इस बिजनेस में मार्केट लीडर है और 40% जो इंडिया का मार्केट है वो इन्हीं के पास है। लेकिन इतना मार्केट होने के बाद भी ये मार्केट में रुक नहीं रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका अंदाजा हमें इससे पता लगता है। अब EV के जो पैसेंजर व्हीकल है ना, उसकी भी सीलिंग इन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। इसी के साथ ही डेडिकेटेड हीट शील्ड, जो कि क्रिटिकल है हीट, साउंड एंड वाइब्रेशन इन इंजन, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसी के लिए इन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट भी किया सनवा पैकेजिंग के साथ, जिससे इन्हें आगे चल के मार्केट में बहुत बूस्ट मिलेगा। अभी कहते हैं इससे आगे चल के इन्हें BS6 प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन करते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फ्यूचर रेडी दिखाता है इनको कितना ज़्यादा ये फ्यूचर रेडी है। अब गैस्केट बिजनेस के अंदर इनकी एक सब्सिडरी है, जो कि जॉइंट वेंचर में जापान की एक कंपनी के साथ चलाते हैं, जिसका नाम है निप्पॉन लीकलेस टाल ब्रोस। अब 40% कंपनी तो इनके पास है एंड 60% कंपनी जापान की कंपनी के पास है। अभी जो कंपनी ग्लोबली, जो होंडा है, जो हीरो होंडा हुआ करता था, उसका होंडा उसको ग्लोबली बहुत सारे पार्ट सप्लाई करते हैं और उनका प्रीफर्ड पार्टनर है। और इंडिया में भी हीरो और इंडिया के होंडा का जो पार्ट है उसमें भी 100 सीसी से लेकर 450 सीसी तक के सारे 2 व्हीलर्स के पार्ट्स इन्हीं के पास से जाते हैं। तो सारे गैस्केट के जो भी पार्ट होते हैं वो यही सप्लाई करते हैं इनको। तो चलिए अब आते हैं कि सेकंड मेन बिजनेस फॉर्जिंग के बिजनेस को। और फॉर्जिंग होता क्या है? फॉर्जिंग बेसिकली होता है मेटल को शेप देना। तो इसमें ये फॉर्ज्ड एंड जो मशीन कंपोनेंट होते हैं वो सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव एंड ऑफ हाईवे इंडस्ट्री को, जिसमें कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी 2 और फॉर्जिंग लाइन ऐड करने का फैसला किया। अभी ये भी क्लेम करते हैं जो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ट्रांजिशन में अब जो नए पार्ट जाएंगे उसके लिए ऑलरेडी मार्केट रेडी है, और ये अभी से अपनी कैपेबिलिटी शो करते हैं। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर इससे भी लगाया जा सकता है। उन्होंने लास्ट ईयर यूरोप में 500,000 अपने प्रोडक्ट भेजे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हें और भी डिमांड आती हुई दिख रही है। अब जो इनकी अगली कंपनी है वो एक जॉइंट वेंचर है इटली की एक कंपनी के साथ। इसमें 50-50% के पार्टनर है। इस कंपनी का नाम है मरेली टाल ब्रोस चेजिस प्राइवेट लिमिटेड। अब इस जॉइंट वेंचर से इनको जो हेल्प मिली, चेजिस बनाने में हेल्प मिली। अब ये चेजिस के बिजनेस में बहुत अच्छा कर पा रहा है इस बिजनेस के साथ, जो कि आप रेवेन्यू ट्रेंड में देख ही सकते हैं। जॉइंट वेंचर से चेजिस के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट बना पा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अब जो इनका थर्ड जॉइंट वेंचर है जापान की कंपनी के साथ, इस बिजनेस का नाम है टाल ब्रोस मारुगो रबर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ग्लोबल लीडर है एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट एंड होजेस में। इसके अलावा ये बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि इस जॉइंट वेंचर में आने के बाद इन्हें हेल्प मिली है और ये और भी प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अब जो इनके इतने सारे बिजनेस है, इनके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो इनके क्लाइंट है कितने स्ट्रांग है और इतने अच्छे क्लाइंटों को अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपको इनकी कैपेबिलिटी का भी अंदाजा होगा। इसके साथ ही अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी शो करते हैं कि ऐसे कितने ऑटोमेटिक कंपोनेंट अभी भी है जिस बिजनेस में ये JV करके या अपने बिजनेस खोल के अभी भी एंटर कर सकते हैं। तो इससे इनके बिजनेस का स्कोप पता चलता है कि अब भी ये सैचुरेटेड नहीं हुए हैं, अब भी इनके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में मैं सबसे पहले देखता हूँ किसी भी कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट। आप इसकी क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे, क्रिसिल ने इन्हें इश्योर नॉन कोऑपरेटिव दिया है।
अब इश्यूर नॉन कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? इश्यूर नॉन कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि एक कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही है क्रिसिल के साथ क्रेडिट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये जो होता है एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, और नॉर्मली आपको ऐसी कंपनी में तो कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कंपनी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है जो कंपनी को, क्रिसिल को या किसी भी क्रेडिट रिपोर्ट वाली कंपनी को बताना नहीं चाह रही है। तो वो उन्हें अच्छे से ऑडिट नहीं करने देना चाह रही है। हाँ, हम 100% तो क्रेडिट रिपोर्ट की किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है कि किसी भी कंपनी से बचने का, क्योंकि यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। किसी भी कंपनी अगर बैंकरप्ट जाने वाली होती है, कुछ भी जाने वाली होती है, तो यही सबसे पहले पता चलता है। तो इसमें इश्यूर नॉन कोऑपरेटिव मिला है, तो नॉर्मली तो आप सबको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए अगर आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू को समझाने के लिए ना मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा कि इनके बिजनेस वाइज कि इनका रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ रहा है हर बिजनेस का। इससे आपको इजी होगा बिजनेस को समझने के लिए कि इनका कौन सा बिजनेस कैसा कर रहा है, और टोटल इनका रेवेन्यू कैसा है वो भी मैं स्क्रीन में डाल दूँगा। तो इससे आप अच्छा एसेस कर सकते हैं कि इनका बिजनेस कैसा कर रहा है। अब डेब्ट वाली जो साइड है, डेब्ट वाली साइड ऑन पेपर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि क्रेडिट रिपोर्ट में इन्होंने अच्छे से वो नहीं किया है क्रिसिल के साथ, तो उसमें तो 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ऑन पेपर इनका जो डेप्ट है काफ़ी मैनेजेबल है। यहाँ से तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। अब इन प्रॉफिट मार्जिन पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हम अगर ओपीएम देखते तो वो भी बहुत एक्सीलेंट है। 13% का ओपीएम इतना ईजी नहीं होता किसी भी बिजनेस में। तो ये काफ़ी मतलब स्टेबल लगता है, क्योंकि अगर कुछ भी इनका कॉस्ट प्राइस भी बढ़ती है तो ये झेल सकते हैं, क्योंकि इनका ओपीएम बहुत हाई है। तो उस लेवल से भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो रेवेन्यू साइड और ये बिजनेस साइड और फाइनेंशियल साइड तो मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं आगे फ्यूचर में इनका रेवेन्यू क्या हो सकता है। अब फ्यूचर के लिए इन्होंने अभी अभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दी है। उसमें ये कहते हैं इन्हें अभी भी 400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, इन्हें अगले 4 से 6 साल में पूरा करना है। तो इससे जो होता है ना, हमारे को फ्यूचर का भी पता लग जाता है कि फ्यूचर में भी इनके पास ऑर्डर तो आएंगे, अभी कंपनी ऐसे ही बंद नहीं हो जाएगी। तो थोड़ी स्टेबिलिटी पता लग जाती है। तो रेवेन्यू वाइज और फाइनेंशियल वाइज तो मेरे को कंपनियां थोड़ी सही लग रही है, काफ़ी सही लग रही है। लेकिन बस क्रेडिट रिपोर्ट वाली मेरे दिमाग में बात बैठ गई, उसके अलावा तो बाकी सब कुछ सही है। अब वैल्यूएशन अगर वही नॉर्मल ट्रेडिशनल पीई मेथड से देखें तो काफ़ी रीजनेबल लगती है कि 11-12 का पीई है। ये बहुत कंफर्टेबल पीई है, तो ये बाय करने के लिए तो मेरे को काफ़ी हेल्दी लग रहा है। और अगर इनका ईवी बिजनेस बहुत अच्छा करता है तो यहाँ से मेरे को तो लग रहा है काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि इनका पीई कम है तो डाउन साइड भी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड है, आपका पैसा ज़्यादा डूबेगा नहीं, जो मेरे को लगता है। और मेरी राय पे तो खरीदना नहीं, मैं आपको बस वैल्यूएशन बता सकता हूँ मेरे को क्या लग रही है। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो वैसे आप मत लीजिए। लेकिन वैल्यूएशन मेरे को काफ़ी सही चीप लग रही है। चीप भी नहीं, रीजनेबल है इनकी वैल्यूएशन। और आगे भी अगर इनका ईवी बिजनेस अच्छा करता है तो आप ज़रूर इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और मेरे को ग्रोथ देखते हैं इसमें। तो आप इसमें ज़रूर रिसर्च करिए, और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो ज़रूर इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।